ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योमेट्री के बेस को बनाता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखा एवं कोण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रेखाएं किसको कहते हैं, पॉइंट किसको कहते हैं, रेखा होती तो रेखाखंड किसको फिर हम कहेंगे, कोण कैसे बनता है। तो उसका मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा। तो एक एक करके हम समझेंगे कि जो हमारे इस चैप्टर में टर्म्स है उसको हम कैसे, क्या उसकी परिभाषाएं हैं और कैसे हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आधारभूत पद व परिभाषाएं। जो आप लोग टर्म्स उसमें देखोगे कि पॉइंट्स, रेखा, रेखाखंड, कोण, तो इसका क्या मतलब होता है ना। क्योंकि हम कोई टर्म्स को अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसकी क्या परिभाषा है ना। उसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको प्रश्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो एक एक करके समझो। जैसे है कि पॉइंट, बिंदु है ना, बिना आकृति तथा आकार वाले गणितीय सांकेतिक चिन्ह को चिन्ह कहते हैं। अर्थात इसमें ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले समझो कि पॉइंट क्या होता है ना। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये दशमलव बना दिया है ना, पॉइंट बोल लो या बिंदु बोल लो। तो इसमें आपको अभी तो आपको देख के बोल सकते हो कि सर इसमें कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी, भले एमएम में हो है ना, या माइक्रो एमएम में हो, कुछ भी हो। बट पॉइंट की परिभाषा ये होती है बच्चे कि ना उसमें कोई रेडियस होगा, ना ही कोई उसका सर्कमफेरेंस होगा, ना ही कोई उसका एरिया होगा, ना ही लेंथ होगी, ना ही ब्रीथ होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट को हम परिभाषित नहीं कर सकते इससे ज्यादा और इजी वे में। हम ये समझे कि उसमें कोई भी ना लेंथ, ब्रीथ, ना उसका रेडियस, ना डायमीटर, कुछ भी नहीं होता, उसी को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट की परिभाषा यही है जो आप लोग अभी इस चैप्टर में बहुत सारे जगहों पे देखोगे कि पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। तो उसका मतलब समझना कि दशमलव का मतलब ही यही होता है, दशमलव, पॉइंट या बिंदु जिसकी कोई भी ना ही लेंथ, ब्रीथ, रेडियस, सरकमफेरेंस, एरिया कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो जो भी आप लोग बनाते हो इसे दशमलव, उसमें आप लोग ऐसे नाप कर तो बनाते नहीं कि दशमलव मुझे किसको कहना है। जैसा आपको यूज करना है, आपने पेन का एक बिंदु ऐसे लगाया, वो समझो क्या है, दशमलव है। उसमें आप उसमें ज्यादा ये मत सोचो कि वो बड़ा है, छोटा है, कुछ भी। ठीक है ना, उसी को हम दशमलव कह देंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझो। अभी आप लोग को समझ में आया होगा पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है कि जिसमें कोई भी रेडियस नहीं होगा, लेंथ, ब्रीथ, सरकमफेरेंस, एरिया कुछ भी नहीं होगा, उसी को हम क्या कह देंगे, पॉइंट। क्योंकि अगर सर्कल आप लोग बनाते हो, जैसे कोई अगर सर्कल आप लोग ने बनाया तो इसमें देखो पर्टिकुलर एक इसका एक रेडियस होगा, जिसमें आप डायमीटर भी एक इसी रेडियस को डबल कर दोगे तो डायमीटर हो जाएगा। इसी में ये इसका सरकमफेरेंस है और ये वाला पार्ट पूरा एरिया है। तो ये क्या है, एक सर्कल है इसलिए। लेकिन पॉइंट भी आपको सर्कल की भांति ही एकदम जरा सा दिखेगा, जिसको आप लोग और ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, पॉइंट, या फिर दशमलव, या फिर बिंदु। समझ गए। अब और देखो कि हम रेखाखंड किसको कहेंगे, लाइन सेगमेंट। दो निश्चित बिंदुओं के मध्य खींची गई सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। यह अनंत तक नहीं बढ़ती। तो सबसे पहले समझो कि हमने इसको रेखाखंड क्यों लगा दिया। एक तो होता है रेखा, ठीक है, जैसे मान लो ए और बी, ए से बी तक एक है, क्या है ये, रेखा। तो ये अगर रेखा है, अगर सिर्फ ये एक रेखा है, तो एक बात समझना कि इसको मैं ए के तरफ भी जितना चाहूं उतना बढ़ा सकता हूं जितना मुझे जरूरत हो, और बी के तरफ भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकता हूं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें रेखा खंड लग जाएगा, इसका मतलब कोई एक रेखा होगी, उसका पर्टिकुलर एक लेंथ होगी, उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक लेंथ तक ही हम उसको रेखाखंड कह सकते हैं, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन जैसी हमारी जरूरत होगी वैसा हम रेखाखंड लेते हैं। ठीक है, तो हम रेखाखंड उसी को कहेंगे जिसको हम दोनों बिंदुओं से, दोनों छोर से उसको और बढ़ाया ना जा सके, उसी को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसा हमारा परिभाषा भी कह रही है कि दो निश्चित बिंदुओं के मध्य खींची गई सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। यह अनंत तक नहीं बढ़ती। मतलब ए साइड से या बी साइड से, किसी भी साइड से आप उसको और ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। पर्टिकुलर उसका एक फिक्स लेंथ है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। उसका लेंथ जो है फिक्स रहेगी, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया रहे या फिर हमें जैसी जरूरत हो उतना है। ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे, रेखाखंड। लेकिन जो रेखा होती है उसको दोनों छोर से आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, अपने जितना आपको अब जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रेखाखंड का मतलब समझ गए, जिसको हम और ज्यादा बढ़ा या घटा नहीं सकते, जितना फिक्स है। ठीक है, जितनी हमें जरूरत है उतना उसको वो उतना ही दिया है, उसी को हम रेखाखंड कहें। ठीक है, उसको और बढ़ा घटा हम नहीं सकते। अब देखो एक तीसरा टर्म क्या है कि रेखा। अभी तो आप लोग ने समझ लिया था रेखाखंड, लेकिन रेखा मैंने आपको बताया था अभी कि ऐसी रेखाखंड जिसको दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके रेखा कहलाती है। अर्थात इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है ना। तो सबसे पहले जैसे मान लो ये
तो ये क्या है, रेखा है। अब इसकी कोई लंबाई अभी तो आप लोग नाप लोगे, लेकिन अगर मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो फिर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इधर से बढ़ाऊंगा तो इधर से बढ़ जाएगी। मतलब मैं जितनी चाहूं दोनों छोरों से इसकी लंबाई को बढ़ा घटा सकता हूं, ठीक है। उसी को हम क्या कह देंगे, रेखा। रेखाखंड मतलब जिसकी लेंथ बिल्कुल फिक्स हो, उसको हम रेखाखंड कहेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें से खंड हट गया, सिर्फ रेखा बचा, तो रेखा की जो लेंथ है हम दोनों छोर से जितना चाहे उतना बढ़ा घटा सकते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेखा। मतलब इसका कोई भी अंत दोनों साइड से नहीं होता, समझ गए। उसी को हम क्या कहेंगे, रेखा। दूसरा देखो, रे। रे मतलब क्या बच्चे, किरण। रे मतलब किरण, उसी को रे बोल दिया गया है। एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। जैसे मान लो सूर्य की रोशनी आप तक पहुंच रही है ना, तो वो क्या है, वो एक प्रकार की किरण है, ठीक है। जैसे आप टॉर्च जला देते हो, मान लो, है ना, टॉर्च जलाते हो आप लोग, तो देखते हो कि कोई रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और उसका कोई भी अंत आप लोगों को नहीं दिखता जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए या कोई दीवार ना आ जाए, कुछ भी जो उसके किरण को अपने ऊपर ले ले, है ना, जो पारदर्शी ना हो, ठीक है ना, तब तक वो आप देखोगे कि उसकी किरण इसी लंबाई में जाती रहेगी। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, किरण। वो भी होती है अनंत, जैसे सूर्य की किरण हमारे तक आती है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि वो तो फिक्स है कि हमारे तक आ रही, कुछ उसकी लेंथ होगी, लेकिन बच्चों सोचो तुम खुद ही, अगर मान लो पृथ्वी बीच में ना है तो सूर्य की किरण भी सीधे निकल जाएगी, है कि नहीं, उसका भी कोई अंत नहीं रहेगा। तो हम उसको क्या कहते हैं, किरण, जिसका कोई ऐसे लेंथ फिक्स नहीं है। आप यहाँ से टॉर्च जलाओगे, मान लो मैंने आपके ऊपर ऐसे टॉर्च जलाया, आपके फेस बीच में आया एक ऑब्जेक्ट, तो एक लेंथ तक, लेकिन आप और पीछे जाओगे तो वो रोशनी और पीछे हो जाएगी, समझ रहे हो। जब तक कोई ऑब्जेक्ट आकर उसके सामने आकर उसके सामने ना आए, है ना, तब तक उसकी लंबाई ऐसी अनंत तक जाती रहेगी। उसी को हम क्या कह देते हैं, किरण। समझ गए, किरण का मतलब या रे का मतलब जिसकी लेंथ फिक्स ना हो, एक साइड से बढ़ती रहेगी, अनंत भी हो सकती है, ठीक है। आप लोग आसमान में टॉर्च जलाते हो, कहीं पे दिखता है ऐसा कि अब रोशनी इसकी यहाँ पर जाके खत्म हो गई, तो ऐसा कुछ भी आप लोग नहीं देखते हो। आप लोग देखते हो कि वो तो समझ में नहीं आता हमें कहाँ तक गई, ठीक है। तो वो क्या है, रे। और रेखा आप लोग समझ गए, रेखाखंड समझ गए, बिंदु समझ गए। अब कुछ और ऐसे ही टर्म्स हैं, वो देख लो। जैसे किसी जगह पे है कि संरेख बिंदु, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे रेखा बिंदु कहलाती हैं। जैसे मान लो एक बिंदु बच्चों यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। अब आप लोग देख लो, ये सीधे। अब आप लोग देख रहे होगे कि इस लाइन पर 3 बिंदु है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 बिंदु हो गए। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु, क्योंकि एक किसी भी रेखा को खींचने के लिए मिनिमम 2 बिंदु तो चाहिए, ठीक है। कोई एक रेखा बनाना है आपको, रेखाखंड, तो 2 बिंदु तो आपको मिनिमम चाहिए, है ना, किसी भी रेखा को बनाने के लिए। इस पे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है ना, जिसमें पूछ लेता है कि एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने बिंदु की आवश्यकता है, तो मिनिमम 2 बिंदु की आवश्यकता है एक रेखा बनाने के लिए, ठीक है। तो हम किसको बोलेंगे, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु उसको बोलेंगे जिसमें एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आ जाए। इसमें और भी बिंदु आ सकती है, जितनी बड़ी लाइन होगी उतनी ज्यादा इसमें बिंदु भी चाहो तो आप लोग डाल सकते हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु आ जाएंगे, हम उसी को कहेंगे संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। अंग्रेजी में कोलिनियर पॉइंट, हिंदी में संरेख बिंदु, समझ गए। अब अगर मान लो ऐसा रहे तो आप लोग एक सीधी रेखा तो बना ही नहीं सकते। देखो कैसे बनेगा, सीधी रेखा बना, ये सीधा तो है ही, तो ये हमारा कोलिनियर पॉइंट या संरेख रेखा नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। हमारे संरेख रेखा वही होगी जो एक सीधी लाइन में 3 या 3 से अधिक, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, वो पॉइंट आएंगे, तो हम उसी को क्या कहेंगे, संरेख बिंदु, ठीक है। अब और देख लो, अब समझो आप लोग कि असंरेख बिंदु किसको कहेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा संरेख बिंदु जो एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु आ रहे थे, हम उसको संरेख बोल रहे थे। अब यहाँ पर ये होगा कि असंरेख बिंदु वो जो एक सीधी लाइन में ना हो, ठीक है। एक, अब बोलोगे 2 सीधी लाइन में नहीं है, तो 2 बिंदु को तो आप लोग मिला के उसको सीधी लाइन बना सकते हो, लो, ठीक है ना। 2 बिंदु को मिला के, अब यहाँ रहेगा एक, यहाँ रहेगा, लो, बन जाएगा एक सीधी रेखा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कहीं पर ऐसा 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 दिया, अब आप लोग इससे एक सीधी रेखा बना लोगे क्या, नहीं बना पाओगे। देखो कैसे बनेगा, सीधी नहीं बनेगा, है ना, कैसे बनेगा, सीधी रेखा नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु हो जो सीधी लाइन में ना आए, तो हम उसी को बोल देते हैं बच्चों असंरेख बिंदु या
नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट समझ गए थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको कहेंगे, पॉइंट किसको कहेंगे, रेखा किसको कहेंगे मतलब लाइन, रेखाखंड किसको कहेंगे मतलब लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आप लोग को याद होना चाहिए ताकि इस चैप्टर में जो बेसिक है वो आप लोगों को आएगा, तो फिर आप लोग इजीली उसके प्रश्नों को भी हल कर पाओगे। ठीक है, और देख लो यहाँ पर क्या कोण किसको कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके चैप्टर का नाम ही है लाइंस एंड एंगल्स, तो उसमें आप लोग देखो कि एंगल मतलब कि कोण हम किसको कहते हैं, कोण कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषाएं पढ़ो आप कि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। अर्थात कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो किरणों को के निकलने पर बनती है। जैसे मान लो, कहने का मतलब एक आपका लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है, एक ये लाइन दिया हुआ है जिसको आप कह दो ए और बी। ठीक है, इस पॉइंट से इस या इस किसी भी एक पॉइंट से, दो छोर हैं इसके, किसी भी एक छोर से आप लोग कि यदि कोई एक रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, मैंने इस सिरे को क्या मान लिया स्थिर, कोई दूसरा एक ऐसे लाइन बना देता हूं। ठीक है, अब ए बी और ये मान लो सी, तो ए बी और ए सी ये दो लाइन थी जिसका एक पॉइंट था जहां से दोनों लाइन निकली थी, उसके बीच का जो कोण होता है डिस्टेंस, ये कोण इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको कोण कह सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग पूरे पाठ में थीटा से दर्शाएंगे जब तक कि वहां कोई कोण का मान ना दिया हो, 30 डिग्री 10 डिग्री 20 50 100 जो भी दिया हो, अगर वो नहीं दिया रहेगा तो हम उसको थीटा से दर्शाएंगे। थीटा का मतलब होता है कि उसके स्थान पर कोई डिग्री आएगी। ठीक है ना, अब जब तक हमें नहीं मालूम तो हम उसको थीटा बोल देते हैं, समझ गए। तो यही बोल रहा है कि यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। कोण समझ गए आप लोग क्या कहते हैं। अब जरूरी नहीं है इतना ही, वो कितना भी हो सकता है। ये लोग है ना, इसको वो मान लो, ये ए ये बी, तो देखो ये भी एक आपका कोण हो जाएगा, ये भी क्या होगा कोण हो जाएगा। ठीक है, ए ओ ओ बी, जिसको मैंने इसको बेस मान लिया, जिसको आपको चाहे उसको बेस मान सकते हो, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो अपने सबसे जो नीचे सीधी लाइन होती है उसी को बेस मानते हैं। जब हमें क्वेश्चन में जरूरत होती है तो हम इसको भी बेस मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने इसको ओ बी को बेस माना और उस पर ये ओ ए एक लाइन बनाया जिसमें ये कोण बन रहा है। ठीक है, जिसको हम थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि न्यून कोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है। अभी आप लोग देख लो कि कोण किसको बोलते हैं। दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, उसी को हम लोग कोण कह देते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिए, जिसमें एक को अगर आपको उसको मेजर करना है तो आप किसी भी एक लाइन को क्या मानोगे, उसका बेस, उसका क्या मानोगे बेस, जिसको आप स्थिर मान सकते हो, या बेस की इस लाइन से मैं एंगल चेक कर रहा हूँ या माप रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा कि कोण हम किसे कहते हैं। इस पूरे पार्ट में आपको कोण के ऊपर ही क्वेश्चंस है ना, इसलिए इस पे आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि हम कोण किसको कहते हैं। ठीक है, अब देख लो और कि कोण, भुजाएं, कोण को बनाने वाली दो किरणें उसकी भुजाएं कहलाती है। अभी आप लोगों ने देखा कि हम कोण किसको कहते हैं, कोण हम इसको कहते हैं, है ना, इसको आप लोग कोण कह देते हो। अब इस कोण को बनाने के लिए दो भुजाओं की आवश्यकता है, एक इसकी और एक इसकी, जिसको मैं नाम दे देता हूं ओ ए और ओ बी, है ना। तो जो लाइन है ओ बी और ओ ए, यही दोनों क्या है, ये भुजाएं हैं। यही दोनों क्या है, आपकी भुजाएं। कि भुजाएं कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो समझ गए, ये दोनों जो किरण हैं इसी को हम भुजाएं कहते हैं। अब किरण क्यों कहा गया, किरण तो आपने पढ़ा था कि अनंत तक होता है, तो बेटा हमें जैसी जरूरत होगी हम उस लाइन को उतना बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको किरण कहा गया। एक बात याद रखना, किरण कितनी भी लंबी हो उसके कोण के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके बीच में 10 डिग्री है या 20 50 जो भी जितने भी कोण है ना, आप देखोगे तो आप इस किरण को कितना भी बढ़ा दो, मान लो ये पहले 10 सेंटीमीटर का था, बाद में आपने इसको 30 सेंटीमीटर का कर दिया, तो कोण के मान पर कोई असर नहीं होता। कोण इसके बीच में जो बना है पहले जितने भी डिग्री का होगा उतना ही रहेगा। कोण के मान पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किरण आपकी कितनी लंबी है। ठीक है ना, इसलिए इसको किरण कहा गया है क्योंकि ये अनंत तक हो सकती है। आप इसको जितना चाहे उतना बढ़ा दो, कोण के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम भुजा किसको कहते हैं। ठीक है, दो किरणों के बीच जो कोण बनता है
उस कोण को बनाने के लिए जिन भुजाओं की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, भुजा या फिर किरण, जो आपकी इच्छा हो। तीसरा क्या, शीर्ष, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु जहां से दोनों किरणें निकलती है, कोण का शीर्ष कहलाता है। चित्र ओ कोण को दर्शाता है। अब इसी चित्र को देख लो, जो ओ है, ओ है, ओ पॉइंट क्या है, एक ऐसा बिंदु जहां से ये दोनों किरण निकली है, इसी बिंदु से दोनों किरण निकली है, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु है यही आपका क्या है, इसी को हम शीर्ष कहते हैं। शीर्ष का मतलब वो स्थान जहां से दोनों बिंदु निकलती हो और कोण बनाती हो, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, शीर्ष। जैसे ये और ये, तो ये हमारा हो गया शीर्ष, इसी को हम क्या कह देंगे, शीर्ष। समझ गए, इसी को हम शीर्ष कह देंगे इसको। ये आपका थीटा, ये आपका शीर्ष हो गई, ठीक है। आप जो नाम दे रहा हूं उसको दे सकते हो। ये आपका थीटा मतलब कोण, और ये आपका हो गया क्या, शीर्ष, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु जहां से दोनों किरणें निकलती है, कोण का शीर्ष कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि शीर्ष किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, और किरण कौन सी है। किरण की लेंथ कितनी भी बढ़ जाए उसके कोण के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात को खास याद रखना। आप लोग जब प्रश्न करोगे तो उसमें देखोगे कि हम किरण को और बढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें जैसी रिक्वायरमेंट है उतना हम बढ़ाएंगे। तो उसका जो थीटा है, एंगल है, ये उसका जो मान होगा 30, 40, 50, 60 जितने भी डिग्री दिया होगा वो फिक्स होगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। लाइंस कितनी भी लंबी हो जाए उससे कोई प्रभाव कोण पे, एंगल पे नहीं पड़ता, ठीक। अब देख लो कि कोणों के प्रकार। अभी तक आप लोग ने पढ़ लिया कि कोण क्या होते हैं, मतलब एंगल्स क्या होते हैं, है ना। अब एंगल्स तो देखना, एंगल्स में क्या होता है कि कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिसको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया, क्योंकि वो बार बार हमारे प्रश्नों में रिपीट होते हैं, तो हमें उसके बारे में, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हम उसको क्यों ये नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, लगभग मैं पूरे ही कोण आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि जैसे न्यून कोण, हम एक्यूट एंगल, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण, और अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, कम, है ना, कम। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, हम उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण, है ना। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, उसे न्यून कोण कहा जाता है ना। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैं भी बताऊंगा कैसे बनते हैं। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। जैसे मान लो आपने कोडेंट आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये रहा, है ना। चलो कोडेंट छोड़ो, आप लोग ये समझो कि आपको ये तो पता है कि 90 डिग्री किसको कहते हैं, 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री, तो जो आपका न्यून कोण होगा वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। मैं अगर उसको बनाऊं एक हिसाब से, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको तो कुछ ऐसा रहेगा, कैसा, 0 डिग्री से बड़ा, और मान लो जो भी होगा थीटा होगा न्यून कोण, है ना, और 90 डिग्री से छोटा, यह आपको ऐसा बनता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा देखो आएगा कि हो सकता है इसका जो बड़ा छोटे का जो मान है, ये फेस इस साइड खुल जाए तो आप लोग समझ लो कि 0 डिग्री थीटा से बड़ा हो गया, तो आप उसको न्यून कोण नहीं कहोगे। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। छोटे के लिए कहने का मतलब कि थीटा से 90 बड़ा होना चाहिए। तो 1 से लेके 89 तक जो भी एंगल्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा वो, इस टाइप से ना, इस टाइप से, इस टाइप से, जो भी आपको बनते हैं ये सब थीटा, ये न्यून कोण हो जाते हैं, समझ गए। तो न्यून कोण किसको कहते हैं हम, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, हम उसी को न्यून कोण कहते हैं। उसका ग्राफ की जरूरत तो नहीं है, ये समझो कि आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें ऐसा लिख के आ जाएगा। बहुत बार ऐसा दे देगा 4 ऑप्शन, है ना, ऑप्शन ऐसा दे देगा। 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री, बी 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री,
सी 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, डी 0 डिग्री बराबर थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। तो आप इसमें किसको उत्तर मानोगे, ए बी सी डी, तो आपका सी सही है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा वही आपका न्यून कोण होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को समझना, इस टाइप से बनते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। इसको ख्याल रखना कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, हम उसी को कह देंगे क्या, न्यून कोण। ठीक है, अब दूसरा देख लो आप लोग, किस प्रकार का एंगल आप लोग के लिए बन रहा है, समकोण। ये इसका मान देखो बिल्कुल फिक्स होता है, समकोण मतलब राइट एंगल जो एकदम फिक्स 90 डिग्री होगा, वही हमारा क्या होगा, राइट एंगल। इसका मान हम ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं भी एंगल बनेगा ना ऐसा, जैसे नॉर्मल एंगल को तो आप लोग ऐसे कर देते हो, लेकिन इसके लिए हमेशा ये बनाना रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री जहां भी बनेगा उसको इस शेप में आपको बनाना रहेगा। ये आपका 90 डिग्री को दर्शाता है ना। इसका मतलब होता है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और वो वाली लाइन इस पे, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो आपका हो गया क्या, समकोण। इसका मान फिक्स होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आप इसको क्या कह सकते हो, राइट समकोण, राइट एंगल्स। ठीक है ना। अब ये एंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी बोलोगे तो क्या होगा, 90 डिग्री ही है। चाहे ये कितना भी बड़ा बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह 90 डिग्री ही रहेगा। ये आपको मैंने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, जिसमें मैंने बताया कि एक एंगल इसका क्या है, समकोण है। ठीक वैसे ही ये आपको एंगल बना बना के दिखा दिया मैंने। ये प्रश्नों में इस टाइप से आएंगे। अभी आप लोग ये देखो कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल्स, समकोण। ठीक है, हमने अभी पढ़ा एक्यूट एंगल जो कि 0 से बड़ा 90 से छोटा। दूसरा पढ़ा हमने क्या, समकोण, राइट एंगल जो फिक्स 90 डिग्री होता है। और हम तीसरा देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्या है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, हम उसी को क्या कह देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, हम उसी को क्या कह देते हैं बच्चों, अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। इसका आप कैसे बनेगा, देखो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, 180 डिग्री से छोटा, सॉरी 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण, जिसको आप लोग बोलोगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो याद रखना, इस पे भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है क्या, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, तो हम उसको बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, इसी प्रकार के बनेगा और अभी बनेंगे, मैं आपको बताता हूं। तो अभी तक हमने देखा न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा। समकोण मतलब 90 डिग्री। और अभी आप लोग देख रहे हो क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम बोलते हैं अधिक कोण, मतलब 90 डिग्री से अधिक, 180 से कम। ठीक है, अब चौथा क्या बनेगा वो देख लो आप लोग। जैसे चौथा बन रहा है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल मतलब होता है जो सीधी एक रेखा पर बने, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जहां 180 डिग्री बनेगा। इसका भी मान बच्चों फिक्स होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपका ऋजु कोण होगा, मतलब स्ट्रेट एंगल। उसी को हम बोल देते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट देख के आपको समझ में आ रहा है कि लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल, उसी पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें इसको 2 भागों में बांट देगा, फिर आपसे एक एंगल दे के दूसरा एंगल पूछ लेगा। इस टाइप से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और 2-3 नंबर के प्रश्न भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, जो मैं आगे अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ का है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, समझ गए आप लोग। थीटा का मान फिक्स 180 डिग्री होगा, उसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, और देख लो प्रतिवर्ती कोण।
रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पर समझना, अभी तक जो भी आप लोग एंगल निकाल रहे थे बच्चे, जैसे मान लो इसे बना दे रहे थे ना आप लोग, न्यून को, है ना, ये न्यून कोण बढ़ रहे थे, तो इसके जो बाहर एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, अब इसमें आप लोग कितना भी हो सकता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये वाला जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रतिवर्ती कोण। इस कोण के प्रतिवर्ती, इसको निकालने के लिए क्या होता है अक्सर, जैसे मान लो अगर ये थीटा है, ये क्या है थीटा, और ये भी क्या है थीटा, ये वाला भाग, तो इसको अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना है आपको, तो अगर आप 360 में से अगर थीटा को माइनस कर दोगे तो यह आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, 360 में से जैसे ही इसको मान करोगे, मान लो 70 था, तो 360 में से 70 को जैसे ही घटाओगे तो 290 आएगा, तो वही आपका प्रतिवर्ती, मतलब इस कोण का प्रतिवर्ती, है ना। विपरीत वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट है कि 360 माइनस थीटा, थीटा का मान आपको दिया रहेगा उसमें, या फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ भी उसमें वेरिएशन होगा वो आप लोग देख लोगे। कि प्रतिवर्ती कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल। अभी आप लोग समझो कि एंगल क्या होता है, तो वही है कि जो भी आपको दिया रहेगा उसके जो बाहर से एंगल बनेगा वही होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया 180। ये अक्सर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा, ये इसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, तो यह आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल, या मतलब प्रतिवर्ती कोण। इस टाइप के प्रश्न इस पे बनते हैं। ठीक है, और देख लो संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मान होता है बच्चों 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री, या फिर आप इसको 0 डिग्री भी कह सकते हो, ये दोनों बराबर ही होते हैं। 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, दोनों का मान बराबर होता है। जैसे कोई लाइन है, यहाँ पे एंगल देखना है, तो ये जो है कंप्लीट एंगल, 0 और 360 एक बराबर ही हो जाता है, इसलिए हम इसको संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, क्योंकि टोटल एंगल ही कितना होता है 360 में तो पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ठीक है, संपूर्ण कोण। उम्मीद है आपको सारे कोण समझ में आया होगा, है ना। ये थीटा का मान इसमें क्या होता है 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, तो वो कंप्लीट एंगल हो जाता है। 360 ही लगभग बोलते हैं कि कंप्लीट उसी को बोला जाता है, इसलिए आप लोग चाहो तो आप इसको 0 का मान हटा भी सकते हो, है ना। थीटा लिख लो कि थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग समझो कि पूरक कोण किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो बच्चों सम होता है वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं आप लोग को बताऊं कि जैसे मान लो कहीं पर 90 डिग्री दिया है ना, उसमें से एक एंगल आपको, मतलब इनका जो सम है, ओवरऑल जो सम है, दोनों एंगलों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। अब हो सकता है एक आपको इसे दे दिया जाए 30 डिग्री, अब पूछ ले कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, या फिर पूरक कोण कितना होगा, ऐसा प्रश्न आ जाएगा आपको, है ना। क्वेश्चन 30 डिग्री का पूरक कोण बताएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा 30 डिग्री का पूरक कोण बताएं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको 90 में से 30 डिग्री को हटा दोगे, वही आपको क्या हो जाएगा पूरक। प्रैक्टिकल देख लो, जैसे मान लो 30 था तो ओवरऑल कितना था 90, और मान लो ये थीटा, तो थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90, है ना। तो थीटा यहीं छोड़ दोगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आएगा 60 डिग्री। मतलब ये समझ में आया कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 60 डिग्री, मतलब दोनों का सम करूं मैं तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। वैसे ही मैं आपसे पूछ लूं कि अगर 53 डिग्री है, इसका पूरक कोण कितना होगा, तो इसका पूरक कोण होगा 37। दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 90, है ना। 50 60 70 80 और ये 90, तो 53 का जो पूरक कोण होगा वो 37 डिग्री होगा। ठीक वैसे 37 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 53 होगा। अगर वैसे ही बोल दिया जाए 47, इसका बताओ
तो क्या होगा, इसका होगा 43 डिग्री। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं जिसमें आपसे एक एंगल दे देगा और पूछ लेगा कि इसका बताओ पूरक कोण कितना होगा। दो प्रकार के होते हैं, एक संपूरक होता है, पूरक होता है। मैं दोनों में अंतर भी बता दूंगा अभी क्या होता है। अभी आप लोग समझ लो कि पूरक कोण, तो पूरक वो जिसमें दोनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, वही आपका पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है। और समझो आप लोग क्या है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे दे दिया आपको 70 डिग्री का संपूरक कोण बताएं। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए कि 70 डिग्री का संपूरक कोण बताएं, तो मैंने अभी बताया जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से मान लो एक आपको ये दे दिया कि 70 डिग्री है, इसका आप मुझे संपूरक बता दो। तो मैंने आपको बताया अभी कि क्या करोगे 180 डिग्री में से 70 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा आपका 110, ये आपका क्या हो जाएगा संपूरक। ठीक है। मतलब संपूरक में जो दोनों एंगलों का सम है वो 180 होना चाहिए और पूरक में दोनों एंगलों का सम क्या है 90 डिग्री होना चाहिए। अब मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ। देखो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस समझना, याद रखने का तरीका कि देखो सप्लीमेंट्री बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री छोटा है। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट हो रहा है, सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बताओ जो अल्फाबेट होते हैं हमारे उसमें सी पहले आता है या एस पहले आता है, तो आप लोग बोलोगे कि सर सी पहले आता है। तो बच्चों सी पहले आता है इसका मतलब सी एस से छोटा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल एस सी से बड़ा है तो आपको पता है कि इसका सम 180 हो जाएगा। एक कोई सा याद रख लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, है ना। कि अगर बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री तो सी पहले आता है तो वो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री इस बाद में आता है तो 180 डिग्री। ठीक वैसे हिंदी में भी आपको याद रखना है तो ऐसे याद सकते हो, है ना। एक है पूरक, दूसरा है संपूरक। अब बताओ ये बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें, ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। छोटे के लिए 90 डिग्री, बड़े के लिए 180 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। हिंदी में चाहो हिंदी में, अंग्रेजी में चाहो अंग्रेजी, है ना। कि सी पहले आता है तो 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो 180 डिग्री, पूरक कोण 90 डिग्री, संपूरक कोण 180 डिग्री, है ना। बहुत इजी है याद रखना। इस पे प्रश्न बन जाते हैं, लगभग 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो आप लोग इजीली सोल्व भी कर लोगे, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है ना। इस पे जो प्रश्न बनते हैं 1 या 2 नंबर के ही बनते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे उसको आप लोग को हल करना है ना। अभी आप लोग समझ गए कि संपूरक क्या है, पूरक क्या है, एंगल्स भी समझ गए कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है और समकोण क्या है, स्ट्रेट एंगल्स किसको हम बोलते हैं, है ना, वो आप लोग समझ गए। रिफ्लेक्स एंगल भी समझ गए, जितने भी कंप्लीट एंगल भी समझ गए। तो अब इस पे जो 1-2 प्रश्न बनते हैं वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है। 63 डिग्री संपूरक व पूरक कोण क्या होगा, पूछ रहा है कि 63 डिग्री का संपूरक और पूरक कोण क्या होगा। तो अगर मान लो मैं पहले संपूरक को कर रहा हूं, किसको, संपूरक को। अभी हम संपूरक निकाल रहे हैं पहले, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर मान लो कि 63 डिग्री के संपूरक को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि संपूरक के जो सम होता है संपूरक वो कितना होता है 180 डिग्री। तो 63 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा, x डिग्री कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना होगा बच्चे, तो उसका होगा, या डिग्री हटाना है तो हटा भी सकते हो आप लोग की इच्छा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो x को यहीं छोड़ दोगे तो कितना आएगा 180 माइनस 63 डिग्री, कितना आया बच्चों, इसको हटाओगे तो कितना आएगा 70 हटा 160 डिग्री, कितना आएगा इसमें 60 70 117, 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री, है ना 117 डिग्री। मतलब कि जो 63 है उसका संपूरक कितना होगा 117 होगा। ठीक है। और हमसे क्या पूछ लिया, पूरक, हमसे क्या पूछ लिया, पूरक। अब हम निकालेंगे पूरक किसका, 63 डिग्री का, 63 डिग्री का। तो अब मान लो कि पूरक डिग्री कितना होगा 63 का, मान लो होगा x या फिर
x तो वहां भी माना था, तो चाहो आप लोग तो यहाँ y मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर है ना। तो इनका सम कितना होता है बच्चों, 63 डिग्री प्लस y बराबर 90 डिग्री, है ना। तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब जैसे ही आप लोग माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 27 डिग्री, है ना। तो कितना बचेगा, हो गया y की वैल्यू 27 डिग्री, मतलब 63 का संपूरक होगा कितना, 117, और पूरक क्या होगा, 27 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, 1 नंबर पे ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत ही इजी है। बस आपको इतना याद रखना है कि संपूरक का जो सम होता है 180 होता है और पूरक का सम 90 डिग्री होता है। तो इजीली आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाओगे, और 1 से 2 नंबर जो है लगभग आपको फ्री के मार्क्स हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कुछ ऐसे भी बनते हैं, वो कैसे, कि वह कोण जो खुद का ही पूरक कोण हो, वह कोण जो खुद का ही पूरक कोण हो। तो पूरक कोण का आपको मालूम है कि सम कितना होता है, आपको वो मालूम होना चाहिए। तो कितना है, 90 डिग्री। आपको पता है कि पूरक कोण का सम कितना है, 90 डिग्री। और बोला है वह कोण जो खुद का ही पूरक हो, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हो और बराबर हो। इसका मतलब कि दोनों का मान कितना होगा, बराबर। तो x प्लस एक्स, मान लिया मैंने क्या है, x है वो, और दोनों सेम है इसलिए मैंने सेम वेरिएबल ले लिया है, समझ गए। तो कितना है इनका सम, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, x और x, 2x बराबर 90 डिग्री, और x बराबर 90/2 और x बराबर 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री एक ऐसा है जो पूरक का है, जो है खुद का ही पूरक है। अब 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि वह कोण जो खुद का ही पूरक कोण है वो कितना होगा, 45 डिग्री। है तो बहुत छोटा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए मैंने ये बताया कि जब भी ऐसा है कि वह कोण जो खुद का ही पूरक हो, मतलब दोनों एंगल बराबर हो, तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत आसान है, इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोग बना लोगे। ये क्या है, एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, कोण का मान होगा। एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, कोण का मान होगा। अब याद रखना, जैसे मान लो पूरक तो आप लोग को पता है कि 90 डिग्री होना चाहिए सम। एक क्या है उसका, x, और जो उसका पूरक है, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है। पूरक कोण मान लो x है, ये क्या है, पूरक कोण, ये है x। अब जो पूरक कोण x है, तो इसका जो मान है वो सीधे दुगना है, दूसरा वाला कितना है, दुगना है। इसी का दुगना क्या होगा, 2x, तो बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 3x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री बटे 3। तो x बराबर कितना हो गया, 3 3 9, 30 डिग्री। मतलब एक आपका हो जाएगा 30 और दूसरा हो जाएगा 2x का मान कितना होगा, बराबर 30 गुने 2, तो कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। तो ये आपका हो गया कितना, एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है। ये रहा पूरक कोण, इसका दुगुना देखो 60 है, मतलब वो कोण कौन सा है, वो कोण है 60 डिग्री। जो पूरक कोण इसका कितना है, 30 का पूरक, मतलब इसी का ये डबल है, किसका, पूरक का। इसका पूरक है 30, उसी का डबल क्या है, 60। इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। ये ज्यादा मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का हो सकता है, इससे ज्यादा का ये नहीं हो सकता, समझ गए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत इजी है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो इस तरह से लाइंस और एंगल ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्यूको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।